अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ट्यूसडे इवनिंग एडिशन ऑफ गेम सेट मैच। मैं हूं आपका मेज़बान अदील अजहर। होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। पाकिस्तान में जहां भी हों ज़बरदस्ती सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे, बट थिंग्स आर हीटिंग अप एज फार एज पाकिस्तान क्रिकेट इज़ कंसर्न बिकॉज येस, पाकिस्तान सुपर लीग की ऑलरेडी बाज़गश्त तो मैं कहूँगा अब तो हम नेक्स्ट लेवल पे पहुँच गए हैं। शेड्यूल भी आ गया है, सब कुछ आ गया है। सो जस्ट फ्यू मोर डेज़ एंड बल्कि आने वाले दिनों में इस हफ्ते के बाद हमारी फोकस भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ चला जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ख़वातीन की क्रिकेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन में है। अभी उसके हवाले से थोड़ी सी आपको अपडेट भी प्रोवाइड करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द मेंस क्रिकेट टीम एज वेल। ICC ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए, उस पर बात होगी। मेहमान भी हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान के एक उभरते हुए खिलाड़ी का इंटरव्यू भी होगा और कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक फुटबॉल के हवाले से। बहुत सारी इंफॉर्मेशन से भरपूर आज का गेम सेट मैच भी आपकी खिदमत में पेश है। एंड लेट अस स्टार्ट आवर प्रोग्राम लाइक एवरी डे विद व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स। सो हियर वी गो। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2022 की टेस्ट और वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया है। ऑलराइट, टेस्ट टीम की बात करें तो बेन स्टोक्स एंड डिजर्विंगली सो उनको कप्तान मुकर्रर किया गया है। बाबर आजम टेस्ट और वनडे टीम में जगह बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। बाबर की क़यादत में पाकिस्तान ने 2022 में 9 में से 8 मैचेस जीते हैं। बाबर आजम इज़ द कैप्टन ऑफ द ODI साइड। टेस्ट के कैप्टन जो हैं वो बेन स्टोक्स हैं और बाबर जो है वो ODI के कप्तान जो है उनको बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, नेदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तान ने सीरीज़ में कामयाबी हासिल की। और अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो गुज़िश्ता साल पाकिस्तान का तो बड़ा फॉरगेटेबल साल था, लेकिन बाबर की अगर हम पर्सनल रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैलेंडर ईयर में रन बनाने वाले वो खिलाड़ी थे। कंग्रेचुलेशंस टू बाबर। और बहुत रेगुलर उनकी अपीयरेंस होती है दुनिया के टॉप प्लेयर्स की इस टीम में। सो वेल डन टू हिम। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम के हवाले से। भाई पहले दौरा ऑस्ट्रेलिया, और दौरा ऑस्ट्रेलिया में तो पाकिस्तान की जो ख़वातीन की टीम है, वैसे हमारे मर्दों की परफॉर्मेंस भी ऐसे ही होती है, जीत के लिए तरस ही जाते हैं। तो हाउ कुड विमेन बी एनी डिफरेंस? तो ठीक है, अगर कोई ये बोले कि यार हमारी ख़वातीन की टीम में तो दम ही नहीं है, ओ भाई तुम्हारे मर्दों की टीम कौन सा ऑस्ट्रेलिया में मैचेस जीत कर आ रही थी। लेकिन खैर हुआ कुछ इस तरह कि आज ODI सीरीज़ में पाकिस्तान क्लीन स्वीप हुआ। उसके बाद आज से T20 सीरीज़ का आगाज़ हुआ और पहले T20 मैच में भी ख़वातीन की कौमी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि काफ़ी वन साइडेड मैचेस जो हैं वो खेले जा रहे हैं। 8 विकेटों से शिकस्त हुई है आज पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम को। हुआ ये कि जी पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 118 रन, मुकर्रर ओवर से पहले ही इनफैक्ट 118 रन बना के पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम जो है वो आउट हो गई। टीम के 8 खिलाड़ी जो हैं वो डबल फिगर्स में भी पहुंचने में नाकाम रहे और 119 रन का ये आसान टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने बासानी 2 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 14 ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलवी विमेन टीम की खिलाड़ी जो हैं जिनका नाम है मेगन शट, उन्होंने 5 शिकार किए। उन्होंने अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो उन्होंने दी है। चलें जी, दूसरी जानिब बात करते हैं विमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप के हवाले से। और पाकिस्तान ने सुपर 6 के पहले मैच में आयरलैंड की टीम को जो है वो शिकस्त दी, बल्कि यहाँ पे हमें कहना पड़ेगा कि हमने बासानी आयरलैंड की टीम को जो है वो 7 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से अनुषा नासिर ने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी और अनुषा की मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स उन्होंने 4 ओवर्स में 17 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को भी आउट किया। इस वक्त पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम अंडर 19 विमेन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 6 के मरहले में न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला कर रही है। सो दैट्स अ टफ मैच दैट दीज गर्ल्स आर फेसिंग और न्यूजीलैंड इज ऑफ टू अ फ्लायर बाय द वे। पाकिस्तान ने टॉस जीत के न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दी। 50 रन बना लिए हैं, 5 ओवर हुए हैं, 1 खिलाड़ी आउट हुआ है न्यूजीलैंड का। सो अब कड़ा मुकाबला आ गया है जी। लेट अस बैक आवर गर्ल्स एंड विशिंग देम ऑल द वेरी बेस्ट। चलें जी, क्रिकेट के अलावा कुछ और बात करते हैं हम बेसबॉल के हवाले से। वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के लिए इंडियन टीम को NOC जारी कर दिया गया है। वजारत बैनुस्सूबाई राब्ते की जानिब से मिलने वाला NOC इंडियन बेसबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी हरीश कुमार को भिजवा दिया गया है। भारतीय टीम के वीज़े मिलते ही वो पाकिस्तान पहुंच जाएगी। बताते चलें कि ये जो वेस्ट एशिया बेसबॉल कप हो रहा है 25 जनवरी से
1 फरवरी तक इस्लामाबाद में शेड्यूल है, जिसमें मेज़बान पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका, फ़लस्तीन, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान, इंडिया की टीमें जो हैं वो शिरकत कर रही होंगी। कुछ बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के हवाले से। साल का पहला ग्रैंड स्लैम जो है वो जारी है और ऐसा लग रहा है कि नोवाक जोकोविच को इस वक्त कोई रोकने को तैयार नहीं है, जिस किस्म की डेडली फॉर्म में इस वक्त वो खेल रहे हैं। याद रहे, नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतते हैं और राफेल नडाल का 22 ग्रैंड स्लैम जीतने का जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसको बराबर कर देंगे। जोकोविच ने चौथे राउंड में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को स्ट्रेट सेट्स में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। विमेन सिंगल्स की अगर हम बात करें तो उसमें कजाकिस्तान की एलिना ने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है और बेलारूस की नामवर स्टार आरिना साबालेंका जो हैं और जमहूरिया चेक की टेनिस खिलाड़ी कैरोलाइना पेलिसिकोवा ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ठीक है जी, अब कुछ बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप के हवाले से भी। और हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल की लाइनअप कल कंप्लीट हो गई थी। इनफैक्ट एज वी स्पीक राइट नाउ हॉकी वर्ल्ड कप का पहला क्वार्टर फाइनल जो है वो भी जारी है। आपको बताते ये चलें कि जी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ एक्शन में हैं एट द कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर। इसके अलावा दूसरे क्वार्टर फाइनल में डिफेंडिंग चैम्पियन बेल्जियम जो है वो मुकाबला कर रही होगी न्यूजीलैंड के साथ। इंग्लैंड का मुकाबला जो है वो जर्मनी के साथ होना है और नेदरलैंड्स व्हिच हैज़ लुक्ड इन अ वेरी गुड फॉर्म इन दिस टूर्नामेंट, उनका मुकाबला बर्रे-आज़म एशिया की वाहिद रिप्रेजेंटेटिव साइड इन दिस टूर्नामेंट जो अब रह गई है, साउथ कोरिया, उनके साथ होगा। तो ये रही अपडेट हॉकी वर्ल्ड कप के हवाले से भी और ये व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स भी। अब अपने प्रोग्राम में हम आगे चलते हैं। हमारे मेहमान हमें जैसे ही ज्वाइन करेंगे हम उनको ऑन एयर ले लेंगे। और इस वक्त मैं स्कोर देख रहा था अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का, जो कि पोर्टशेफ्स्ट्रूम में मैच चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 57 रन्स बना लिए हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ है। 9.77 उनके रन्स बनाने की औसत है। और जो खिलाड़ी इनकी काफ़ी तेज़ खेल रही थी, एमा मैकलॉयड, जिन्होंने 18 गेंदों पे 32 रन्स बनाए, 4 चौके और 1 छक्का इसमें शामिल था। द गुड न्यूज़ इज़ दैट शी इज़ आउट नाउ। और वेल डन अनुषा नासिर, जिनका हम बताया था कि पिछले मैच में भी उनको मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट आयरलैंड मिला था, शी इज़ द वन हु हैज़ गॉट द विकेट राइट नाउ। बताते ये चलें, ये सुपर 6 का मरहला चल रहा है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान जो है ये सुपर 6 के ग्रुप 2 में आता है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से खेलेगा, जो खेल रहा है मैच। इसके अलावा पाकिस्तान इसके बाद वेस्ट इंडीज़ से भी ये मैच खेल रहा होगा और पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए इनमें से कम एक मैच तो जीतना ही पड़ेगा। ये जो बाकी 2 मैचेस हैं, बट ये न्यूजीलैंड वाला मैच आई थिंक एक इनका कड़ा इम्तिहान जो है वो होने वाला है। ऑलराइट जी, हमारे मेहमान हमें थोड़ी देर में अभी ज्वाइन कर रहे होंगे और वैसे कुछ सीक्रेट की बात नहीं है। आज शाहिद खान आफरीदी एक बार फिर उन्होंने टाइम निकाला है हमारी। लाला थोड़ी देर हमारे साथ होंगे, हम बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको हम सुनाते हैं कुछ और। हम जब पाकिस्तान के इस साल के टेस्ट कैलेंडर ईयर को देखते हैं, सो एक जो स्टैंड आउट, आई थिंक द फाइंड ऑफ द सीजन फॉर अस अनडाउटेबली was this I really can't call him the young batter from Karachi, but definitely फर्स्ट क्लास के काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर सऊद शकील थे। और सऊद शकील जो कि अनफॉर्चुनेटली सीज़न के आगाज़ में इंजरी की वजह से टीम से बाहर हो गए थे, अपना धुआंधार उन्होंने कम बैक किया और इंग्लैंड की टीम के ख़िलाफ़, न्यूजीलैंड की टीम के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त रन्स उन्होंने स्कोर किए। सऊद शकील के साथ एक तफसीली गुफ्तगू की हमारे नुमाइंदे खिज़र ने, और आइए आपको वो हम सुनाते हैं और फिर देखते हैं सऊद का क्या कहना है अबाउट हिज प्लान्स एंड ऑल, और फिर लाला से भी कुछ इनपुट ज़रूर लेंगे इस पर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सऊद शकील के साथ मौजूद हूँ, एक पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर जो कि डोमेस्टिक में बहुत अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, नॉक कर रहे थे, और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। न सिर्फ उनकी बैटिंग को देखकर शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा खुश हुए, बल्कि उनकी तकनीक की भी दुनिया भर ने तारीफ़ की। तो मेरे साथ इस वक्त सऊद शकील मौजूद हैं। सबसे पहले सऊद, इस बात
आपको पे मुबारकबाद कि आपको एक तो पाकिस्तान टीम में जगह मिली और फिर बड़ी ज़बरदस्त शानदार परफॉर्मेंस दिखाई आपने, तो इस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ इसमें, और बहुत शुक्रिया आपका। यही है कि कोई भी क्रिकेटर का ड्रीम होता है अगर उसको चांस मिले और वो स्टार्ट में इस तरह परफॉर्म करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश हूँ, और ये कि कोशिश करूँगा कि इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखूँ। आपकी डिस्कशन हुई, केन विलियमसन से भी मुलाकात हुई और भी जो प्लेयर्स थे उनसे भी आपकी मुलाकात हुई, ख़ासतौर पे बताइए केन विलियमसन से क्या डिस्कशन रही, और आपकी तकनीक की खुद अदर साइड बड़ी तारीफ़ कर रही है, तो वो डिस्कशन क्या रही उन लोगों से? हाँ देखें, केन विलियमसन बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके साथ हमारी काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही। थोड़ी चीज़ों पे हमने उसकी बात की, उसकी रूटीन्स के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में भी मैंने बात की, तो उसने काफ़ी अच्छा हमें गाइड किया, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, और काफ़ी उसकी तरफ से गाइडेंस हमें मिली। और बस हमने उससे टेक्निक से रिलेटेड भी बात की और काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की, तो उसने बहुत अच्छा गाइड किया, और ये अच्छा है कि वो अच्छा इंसान भी है, तो उसने इस तरह भी चीज़ें बताएंगे यार क्रिकेट से हटके भी आपकी एक लाइफ है, सब कुछ है, तो आपको उसको भी साथ लेके चलना है। तो ओवरऑल अच्छा हेल्दी डिस्कशन रही उसके साथ। कि टेस्ट में अब आप आ गए हैं, क्योंकि अब टेस्ट का काफ़ी कम टेस्ट हैं हमारे, तो किस तरह से आप कन्वर्ट करना चाहेंगे पाकिस्तान वनडे टीम में? और यहाँ पे नंबर्स का बड़ा जो है वो हिसाब किताब होता है, तो वन डाउन आप आना चाहेंगे? लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि आप हर फॉर्मेट खेलने के लिए उसकी तैयारी करते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसकी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप नंबर की बात करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस तरह सोचते हैं, और बाबर आजम काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं 3 नंबर पे, आपने 3 नंबर का स्पेशली जिक्र किया, तो मेरा नहीं ख्याल है, मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना गेम उस हिसाब से तैयार किया जाए कि कोई भी नंबर्स पे पाकिस्तान टीम को ज़रूरत हो तो आप अवेलेबल हो और आप अच्छा परफॉर्म वहाँ पे भी कर सकते हो। साउथ, जिस तरह से ये कहा जाता है कि आपका डेब्यू बहुत लेट हुआ, ख़ुद आपने भी इसका इशारा कर दिया, समी, इमाम और आप सब साथ ही खेल रहे थे, तो ये जो सफ़र था, ये जो फासला था, कहते हैं साउथ शकील के असल 5 साल तो ज़ाया हो गए, जो वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता था। देखिए ऐसा नहीं होता, मैंने इस तरह कुछ नहीं कहा था कि मेरे को 5 साल ज़ाया हो गए या मैं कुछ लेट। क्रिकेट शायकीन और जो लिखने वाले हैं वो ये कह रहे हैं। देखें ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये बेहतर लिखा हुआ था कि मैं जब भी डेब्यू करूं तो इस तरह डेब्यू करूं। आप कोशिश तो कर सकते हैं ना, आप अल्लाह का शुक्र है मैं जब से क्रिकेट खेल रहा हूं अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हर साल परफॉर्मेंस की है, तो मुझे कोई भी इस चीज़ में वो नहीं है कि आप लेट होते हैं या होते हैं। काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला, और मैं तो समझता हूँ कि जितना मैं सीख के गया फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, तो वो मुझे ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ, ना कि मैं अर्ली ऑन अपने स्टेजेस में खेलता। कितना ज़्यादा अहम होता है किसी भी ख़ास तौर पर टेस्ट प्लेयर के लिए फ़र्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस? देखें फ़र्स्ट क्लास का तजुर्बा सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट मैच के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि उसका जो फ़ायदा है वो तीनों फॉर्मेट के लिए, अगर उसका फ़ायदा वनडे के लिए भी है और T20 क्रिकेट के लिए भी। ऑब्वियसली जब आप इतना लंबा फॉर्मेट खेलेंगे, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, 4 दिन की क्रिकेट है, तो वहाँ आप 4-5 ओवर नहीं करेंगे, वहाँ आप मैच में 20-25 ओवर 30 ओवर तक करेंगे। जब आप इतनी आपकी तैयारी होगी, आप 25-30 ओवर करेंगे, तो आपके लिए T20 क्रिकेट ऑब्वियसली वैसे ही आसान हो जाएगी। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत स्टेजेस में आपकी बॉलिंग आती है। कभी ऐसे स्टेज आते हैं जैसे आप T20 खेल लो, कभी ऐसे स्टेज आएगा वनडे खेल लो, कभी ऐसे स्टेज आएगा आपको कुछ भी हेल्प नहीं मिल रही है पिच से और आपने फिर स्टिल बॉलिंग करनी है। तो मेरे ख्याल में कोई भी क्रिकेटर है उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा खेलनी चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अगर परफॉर्मेंस करनी है ऊपर लेवल। कोई टारगेट बनाया हुआ है, और ख़ास तौर पर किस प्लेयर को आप पसंदीदा प्लेयर कौन सा है, या थोड़ा बहुत कॉपी करते हो कि यार इसकी तरह खेलना चाहता हूँ? हाँ जी, टारगेट बिल्कुल है। एक नई चीज़ जो अपनी चीज़ में अपनी गेम में ऐड करनी है वो ये है कि मैं जब भी खेलूं तो मेरी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान जीते। मैं समझता हूं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, अगर आप वो मुल्तान वाला टेस्ट देखें तो अगर मैं उसको रिव्यू करता हूं अपनी ये 5 मैचों को, तो मेरे पास 2-3 ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मैं अपनी टीम को, पाकिस्तान को मैच जिता सकता था वहाँ पे। तो मेरा आगे से टारगेट काफ़ी सिंपल है कि मैं जो भी क्रिकेट खेलूँ तो उससे मेरी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हो। इसको कॉपी करते हैं, किस तरह बनना चाहते हैं? कॉपी तो नहीं, कवर्ड साइड ठीक नहीं रहेगा। मैंने हमेशा कहा कि मुझे कुमार संगकारा काफ़ी पसंद है, और एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। हम मैच खेल लेते हैं MCC वर्सेस पाकिस्तान ए का, तो ये है कि वो मुझे काफ़ी पसंद है। वो जिस तरह बैटिंग करते हैं, मेरे ख्याल में तमाम लेफ़्ट हैंडर्स को और जो भी कोई शौकीन होगा क्रिकेट का वो पसंद होंगे, तो मेरी भी फेवरेट कुमार संगकारा है। बहुत बहुत शुक्रिया और गुड लक सऊद के, आपने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और आगे भी यही इरादा है। सऊद ने बहुत सिंपल सी बात की है कि वो जब भी खेलें उनकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान जीते।
यस एब्सोल्युटली, वेरी मैच्योर टॉक। सऊद शकील बात कर रहे थे खिज़र आज़म के साथ, और अच्छी बात की, कुमार संगकारा उनके फेवरेट हैं। और जो मुझे अच्छा उनका जवाब लगा, दैट वाज अबाउट हिज डेब्यू। यस, इमाम के साथ खेले हैं समी असलम, ये उनके कंटेम्प्रेरीज थे। सऊद आई थिंक इज़ 27 जब इन्होंने अपना डेब्यू किया था, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक मैच्योरिटी दिखती है, एक टेंटेटिवनेस नज़र नहीं आती है। आखिर एनीवे, खिलाड़ी तो 35 साल की उम्र में भी टेंटेटिव दिखता है अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन सऊद हैज़ गॉट दैट कॉन्फिडेंस। आई रियली डोंट नो आप में से कितने लोगों को वैसे ये एक मुशाबिहत नज़र आती है, जब कैप पहने हुए होते हैं या हेलमेट पहने हुए होते हैं, इनकी कुछ दाढ़ी भी इस तरह से रखी है। विराट कोहली से इनकी जो है ना वो बड़ी शक्ल मिलती हुई नज़र आती है। अल्लाह करे उसी कैलिबर के प्लेयर भी ये साबित हों। और शकील की जो अच्छी बात, सऊद शकील की जो अच्छी बात है वो ये कि किसी एक फॉर्मेट के ये प्लेयर नहीं है, हर फॉर्मेट में अपने आप को अडेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। फ़िलहाल हमारे जो सेलेक्टर्स हैं उनका इस वक्त जो नज़र करम है वो उनकी टेस्ट क्रिकेट के हवाले से है, बट दोज़ हु फॉलो डोमेस्टिक क्रिकेट उनको इस बात का अंदाज़ा है दैट सऊद शकील एक्चुअली इज़ अ वेरी हैंडी लिस्ट ए क्रिकेटर एज वेल। बहरहाल जी, हमारे मेहमान हमें थोड़ी देर में अभी ज्वाइन करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे हम एक और अपडेट इस वक्त देते चलें। इंदौर में इस वक्त तीसरा ओडीआई मैच जारी है बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। लॉट्स ऑफ लाइव क्रिकेट टेकिंग प्लेस राइट नाउ, और इंडिया ऑलरेडी न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज 2-0 से जीत के इसको रैप अप कर चुका है। आज का मैच लेकिन बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज जो भी टीम ये मैच जीतती है वो आईसीसी की नंबर 1 ओडीआई टीम बन जाएगी, और इंडिया शायद इसी सोच के साथ आज मैदान में उतरा था। ज़बरदस्त अग्रेसिव बैटिंग का मुजाहरा किया इंडिया ने, वेरी क्लोज टू 400 रन्स, 385 रन्स बनाए मुकर्ररा 50 ओवर में भारत ने। और क्या कमाल ओपनिंग पार्टनरशिप रही बिटवीन कप्तान रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल। क्या फॉर्म में है शुभमन गिल, एक और सेंचुरी उन्होंने जो है वो दागी। 78 गेंदों में 112 रन गिल के थे, जिसमें 5 छक्के और 13 चौके शामिल। दूसरी जानिब रोहित शर्मा 6 छक्के और 9 चौकों की मदद से 101 रन बनाने में कामयाब हुए। 85 गेंदों पे 26.1 ओवर में 212 रन की उनकी ये पार्टनरशिप थी। तो आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने थोड़ा बहुत कमबैक जो है वो कर लिया इसमें, बाकी वरना डेफिनेटली 450 वाज ऑन। विराट कोहली अगर आप सोच रहे हैं कितने रन बनाए, ही गॉट आउट ऑन 36, और अगर हार्दिक पांड्या 54 रन एंड में नहीं बनाते तो फिर शायद इंडिया 350 तक ही रुक सकता था। बहरहाल दे आर डूइंग वेरी गुड। न्यूजीलैंड ऑलरेडी अपनी एक विकेट गंवा चुका है 0 रन पे। फिन एलन हार्दिक पांड्या की गेंद पर बोल्ड आउट हुए थे। न्यूजीलैंड ने 8 रन बना लिए, एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ। इस वक्त हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। यस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। आई एम अदील अजहर, और ब्रेक पे जाने से पहले हम सऊद शकील के बारे में सऊद शकील का एक छोटा सा इंटरव्यू जो है वो आपने सुना था, और इसके अलावा हमने कुछ स्कोर अपडेट्स भी आपको दे रहे थे। और हॉकी वर्ल्ड कप के हवाले से मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि इस वक्त एक सनसनीखेज मुकाबला जो है वो जारी है ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के दरमियान। अभी आखिरी क्वार्टर का आगाज़ हुआ है यहाँ पे, एंड ऑलरेडी इस मैच में 7 गोल पड़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ लीडिंग 4-3 राइट नाउ। ऑस्ट्रेलिया ज़ाहिर टूर्नामेंट के फेवरेट्स में से है, 3 बार की वर्ल्ड चैम्पियन फातेह टीम है। स्पेन तहम अब उतनी तो स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, बट दे आर पुटिंग अप अ वेरी गुड फाइट राइट नाउ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। याद रहे, ऑस्ट्रेलिया या नेदरलैंड्स, इन दोनों में से कोई भी इस बार हॉकी वर्ल्ड कप जीतेगा, और वो पाकिस्तान के 4 दफ़ा हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का जो रिकॉर्ड है उसको बराबर कर लेगा। सो चले जी, अभी हम हॉकी की बात की, कुछ फुटबॉल के हवाले से भी बात करते हैं। और ज़ाहिर फुटबॉल में भी पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है उसको हम वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम में उस पर फोकस करते रहते हैं। हम जानते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई गई थी, जिसके पास ये मैंडेट था कि वो इलेक्शन कराए और पाकिस्तान की जो बाज़ाब्ता रुकनियत है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की फीफा में, उसको इंश्योर करे। विमेन फुटबॉल अभी हाल ही में टूर्नामेंट खेल कर आई, अच्छा खेल कर आई पाकिस्तान। 4 मुल्की टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन हासिल की इन सऊदी अरेबिया। मेंस फुटबॉल की बात करें तो वहाँ पे भी एक पहला बड़े सालों बाद हमने एक नेपाल में जो है मैच खेला था, एक दोस्ताना मैच था। अभी सुना है कुछ और भी मैच आगे आने वाले दिनों में प्लान है, लेकिन पाकिस्तान की डोमेस्टिक फुटबॉल अंडर द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, उसमें भी कुछ जो है वो जान पड़ने को है। तो हुज़ैफ़ा के पास ये रिपोर्ट है जो हमें बताएंगे कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन किस टूर्नामेंट का इनेकाद करने वाला है। जी हुज़ैफ़ा।
बिल्कुल, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उसने चैलेंजर कप का ऐलान कर दिया और बाकायदा तौर पे आज से इवेंट का आगाज़ हो चुका है। इस इवेंट में मुल्क भर से तकरीबन 27 के करीब प्रीमियम डिपार्टमेंट और 30 टीमें मजमूई तौर पर हिस्सा ले रही हैं। 8 ग्रुप्स के अंदर इन टीमों को डिवाइड किया गया। इसका मकसद यही है कि जो एक स्टॉप लग चुका था पाकिस्तान की फ़ुटबॉल को, उसको दोबारा से रिवाइव किया जा सके। इस तरह के टूर्नामेंट्स हों जहाँ पर मुल्क भर से जो फ़ुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो एक अम्ब्रेला के अंडर आएँ और इस टूर्नामेंट के ज़रिए अपनी स्किल्स को भी बेहतर कर सकें, साथ साथ जो पाकिस्तान का फुटबॉल का भी पूल है उसको भी बढ़ाया जा सके। ये जो पहला मरहला है इस चैलेंजर कप का, ये 7 शहरों में एक साथ हो रहा है। कराची में केपीटी ग्राउंड में इसके मैचेस हो रहे हैं, कोयटा के अंदर भी मैचेस हैं, लाहौर, पिशावर, भावरपुल, इन तमाम शहरों में ये मैचेस जारी हैं। और 8 ग्रुपों में, जिस तरह हमने आपको बताया, 6 ऐसे ग्रुप हैं जिसमें 4-4 टीमें हैं, जबकि 2 ग्रुप के अंदर 3-3 टीमों को डिवाइड किया गया है। होम और अवे के बेसिस पे भी मैचेस यहाँ पर खेले जाएंगे और उसके बाद जब ये टीमें मैचेस जीतती जाएंगी तो आगे 2-2, 4-4 करके टीमें अगले मरहले के अंदर जाती जाएंगी, जिसके बाद जो फाइनल मरहला होगा वो कहाँ पे होना है अब तक इसका ऐलान नहीं किया जा सका। लेकिन इस टूर्नामेंट कराने का यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैलेंट है और जो पूल है पाकिस्तान फुटबॉल टीम का उसको बढ़ाया जा सके। एब्सोल्युटली बहुत ज़रूरी है जी पाकिस्तान फुटबॉल में नॉर्मलाइजेशन की जानिब बढ़ने के लिए जो कमेटी काम कर रही है इस वक्त, उनके अंडर ये पहला टूर्नामेंट होने वाला है एंड लेट्स विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, जिसका अभी हमें हुज़ैफ़ा ने बताया कि आज से आगाज़ हो भी चुका है। चलें जी, 99 रन बना लिए हैं न्यूजीलैंड विमेन अंडर 19 टीम ने, उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, दे आर स्कोरिंग फास्ट। तो पाकिस्तान 11 ओवर्स का खेल हुआ है, सो हम जो है वो कहते हैं ना कि उनको रोकने में ज़रा कामयाब नहीं हुए और अभी बुरे से बुरा 150 रन तो बना लेंगे, जो कि ज़रा हमारे लिए चेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो चलें, कोई बात नहीं, लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला। ओके जी, इसके अलावा कुछ बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इम्पोर्टेंट डिसीजन के हवाले से, और ये इम्पोर्टेंट डिसीजन ये है कि चीफ सेलेक्टर को जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया है, वो नामज़द कर दिया गया है। कल प्रोग्राम में भी हम बात कर रहे थे फवाद मुस्तफ़ा साहब के साथ और उससे हमें अंदाज़ा यही हुआ था कि वो जो बहुत सारे नाम आ रहे थे कि ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, कोई भी नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा ये भी एक तरह का सरप्राइज़ था कि 1990s में सेलेक्टर रहे। और कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि हर थोड़े सालों बाद जो है वो किसी ना किसी शक्ल में, फॉर्म में आपको नज़र आ रहे होते हैं। इंतखाब आलम ज़ाहिर एक ऐसा नाम था जो कि आपको जहन में आएगा कि एक बहुत बड़े अरसे किसी न किसी फॉर्म में वो पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करते रहते थे, पीसीबी को, और कुछ यही बात जो है वो हारून रशीद साहब की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं, बड़ी इनसाइड इंफॉर्मेशन रखते हैं हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं लाहौर से। और कादिर से हम बात करते हैं। कादिर, चीफ सेलेक्टर का तो नाम आ गया है हारून रशीद साहब, और बल्कि इतनी ढूंढ मची हुई थी, वो कहते हैं ना कि जी वो कहते हैं कि अब बगल में बच्चा शहर में ढंढोरा, कुछ ऐसी कोई बात हो गई। लेकिन सिलेक्शन कमेटी में और कौन कौन लोग आने वाले हैं, कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन आपके पास है कादिर? देखिए अदील, गुज़श्ता रोज जो ऐलान हुआ था उससे कबल हमने समा ने जो है वो खुसूसी तौर पर अपने नाजरीन को पहले खबर दी थी और हारून रशीद का नाम जो है वो चीफ सेलेक्टर का हमने ब्रेक किया था। गुज़श्ता रोज जो नजम सेठी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी हारून रशीद का नाम उन्होंने कहा कि ये मेरी अपनी सिफारिश थी। तो काफी सिफारिश के सवालात भी उनसे हुए कि सिफारिशात किस सिलसिले में हुई, तो उन्होंने ये भी जाहिर करने की कोशिश की कि चीफ सेलेक्टर के लिए भी उनको कई सिफारिशात आ रही थी और बड़े बड़े अहम अदारों से भी आ रही थी, ओहदों से भी आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी सिफारिश मानी और हारून रशीद उनके पसंदीदा है। तो उन्होंने अपनी पुरानी जितनी भी सारे उनके साथ काम कर चुके थे, वो उनका यही कहना था कि बड़ी अच्छी एक हमारी कंपनी थी और तमाम जो लोग थे बड़े अच्छे काम करते थे, उनको मौका देना चाहिए। हारून रशीद साहब 2015 से 2016 तक भी चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, उनको सैक किया गया था, उनको हटाया गया था ओहदे से, और 2003 में जो है वो मैनेजर रह चुके हैं। तो आप ये देखिए कि ये फिर एक मरतबा फिर जो है वो स्टोन एज में जाते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह जिस तरह हारून रशीद है, अभी इनका ये कहना था कि अभी फिलहाल पाकिस्तान सुपर लीग के लिए इनको चीफ सेलेक्टर बनाया गया कि वो लड़कों को देखें और फिर आगे जो अप्रैल में सीरीज है उसके लिए लड़कों को सिलेक्ट करें। और दूसरी बात यह है कि अभी सिलेक्शन कमेटी के लिए आपको पता है कि चीफ सेलेक्टर के लिए भी काफी नाम उड़ाए गए थे और मैं इसको उड़ा
दोबारा ही कहूंगा कि शुएब अख्तर का नाम फ्लोट करवाया गया था, इंजमामुल हक का नाम फ्लोट करवाया गया था। अब जो बाकी हैं उनमें कामरान अकमल, यासिर हमीद, उमर गुल, इनके भी नाम फ्लोट करवाए जा रहे हैं और अभी तक इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि इन तीनों से राब्ता किया गया किसी किस्म का। जरूर ये बातचीत चल रही है कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी में कामरान अकमल, यासिर हमीद को चांस दिया जाएगा या वुमेन सिलेक्शन कमेटी में इनको कोई चांस दिया जाएगा। अलबत्ता अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं किया गया सिलेक्शन कमेटी का। हारून रशीद जो है वो तमाम तर मामला खुद देखेंगे और अपने जो टीम है वो खुद बनाएंगे। आपने देखा कि बासत अली का हमने प्रोग्राम में कल नशर किया, तमाम नाजरीन को बताया, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है उसमें कि जब मैं सिलेक्शन कमेटी का मेंबर था उस वक्त ना मिसबा मेरे साथ चीफ सिलेक्टर पूछता था, ना हमारी राय लेता था, ना हमारे से मशवरा लेता था, ना ही हमारी राय पर अमल करता था और ना ही मोहम्मद वसीम जो है वो उनकी राय पर अमल करते थे। तो आप ये देखिए कि ये सिलेक्शन कमेटी जो होती है वो डमी होती है। ये बासत अली जो खुद सिलेक्टर रह चुके हैं उनका भी ये कहना था कि ये डमी सिलेक्शन कमेटी होती है, अलबत्ता जो फैसले करने होते हैं वो चीफ सिलेक्टर ने करने होते हैं। राइट। अच्छा कादिर, ये थोड़ी सी कामरान अकमल का जो नाम फ्लोट हो रहा है इसमें काफ़ी सारे लोग ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि हैरानी का इजहार कर रहे हैं कि किस क्राइटेरिया की बुनियाद पे कामरान अकमल को जो है वो ये बात की जा रही। कुछ लोग परेशान भी हैं इनके हवाले से, बिकॉज ज़ाहिर है कामरान अकमल की एक सर्टन परसेप्शन है एंड ऑल, इसमें कितनी वैसे रियलिटी, कितने चांसेस हैं कामरान अकमल, वो तो अभी तक खुद क्रिकेट खेलने को तैयार है, तो लगता है टीम में आने को तैयार है अभी भी, और आप उनको सेलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। अदिल, बिल्कुल एक बड़ा कल जबरदस्त वाकया पेश आया है। मैं क्रिकेटर का नाम तो नहीं लूंगा, मेरी कल क्रिकेटर से बात हो रही थी तो उनको मैंने कहा कि इस तरह नाम जो है वो गर्दिश कर रहे हैं कामरान अकमल के, तो उन्होंने काफी जो है वो कहका लगाया और उसके बाद ये कहा कि कामरान अकमल तो खुद सिलेक्ट नहीं हुए कभी, तो इस वजह से वो सिलेक्शन कमेटी में कैसे आ सकते हैं। तो आप ये देखें कि इस तरह के नाम जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जो हम तक खबर ये पहुंची है कि अभी तक ऐसा कोई नाम नहीं है जो सिलेक्शन कमेटी में हारून रशीद या नजम सेठी साहब या मैनेजमेंट कमेटी के साथ डिस्कस किया गया। अलबत्ता ये नाम खुद फ्लोट करवाए जाते हैं ताकि जो बड़े ओहदेदारान हैं उनके कानों तक इनके नाम जाएं और कहीं ना कहीं इनके कान जो हैं वो फिसल जाएं और इनका नाम जो है वो फाइनल कर लें। कादिर, एक और भी चीज़ आपसे भी मैं ये बात जानना चाहूँगा, क्या हारून रशीद, चलें उनके दोस्त थे, ये सारी बातें, उनके बड़े क्लोज एसोसिएट हैं, ये सब कुछ है, लेकिन क्या हारून रशीद की अपॉइंटमेंट यही बताती है कि कोई और बड़ा नाम गालिबन जुड़ने को तैयार नहीं था? बिकॉज देखिए, अगर हारून रशीद को ही चीफ सेलेक्टर बनाना होता तो जिस दिन लाला का आखिरी दिन था, न्यूजीलैंड सीरीज़ का आखिरी दिन था, आप अगले दिन कह देते जी हारून रशीद इज़ द न्यू चीफ सेलेक्टर। आपने भी टाइम लिया ज़ाहिर है और फिर अनाउंस किया। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं तो पीसीबी ढूंढ रहा होगा किसी बंदे को जो उनको मिल नहीं पाया। ऐसा है, ऐसा हुआ है, क्या लगता है? देखिए जो हमें जराए ने जो बताए थे वो दो नाम ऐसे थे कि जिनके साथ बातचीत भी चल रही थी। एक राशिद लतीफ थे और एक शुएब अख्तर थे। शुएब अख्तर ने भी किसी तरीके से राब्ता करने की कोशिश की थी इस हवाले से, ये ओहदा लेने के हवाले से, जो हमें जराए ने ये बताया। अब जो है वो बातचीत ये है कि जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के, नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने जो फैसला किया वो ये किया कि ये जो हारून रशीद हैं यही बेहतर साबित हो सकते हैं। ये इनका इंडिविजुअल फैसला है। तो इन्होंने राब्ते जो है वो राब्ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी के साथ नहीं किए। अलबत्ता जो नाम लिए हैं आपको मैंने, उन्होंने राब्ता करने की कोशिश, या आप देख लें कि इनको एक विश अपनी जाहिर की, विल जाहिर की कि मैं जो है, हम लोग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन जो फैसला था वो ऑब्वियसली चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मैनेजमेंट कमेटी है नजम सेठी, उन्होंने किया। और उन्होंने कल जो है वो एलानिया तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि बड़ी सिफारिशें आ रही थी और चीफ सेलेक्टर के लिए, बाकी जो सिलेक्शन कमेटी और प्लेयर्स के लिए बड़ी सिफारिशें आ रही थी, लेकिन मैं सिफारिश जो है वो किसी की नहीं मानता। मैंने अपनी सिफारिश को माना और मेरी सिफारिश हारून रशीद पे। अच्छा, और कादिर देखिए, वसीम खान और एहसान मानी तो खैर मीडिया से ज़्यादा बात करते नहीं थे, लेकिन वसीम खान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे बड़े प्रोफेशनल अंदाज से नपी तुली बात करते थे और मुख्तसर तरीन बात रखते थे, इसलिए शायद पाकिस्तानी मीडिया में उतने पॉपुलर वो नहीं थे। लेकिन रमीज़ राजा हुए या सेठी साहब हुए, खुल के बात करते हैं और जैसे कहना चाहिए ना, बिंदास बोलते हैं बिल्कुल। कल सेठी साहब ने क्या कुछ ऐसी बात की थी कि किसी एक खिलाड़ी की उन्होंने कोई पेंशन वगैरह रोक दी है या कोई चीज़ें रोक दी हैं जो कि उनके खिलाफ बड़ी बातें करता था और मैंने उसको लीगल नोटिस भेजा हुआ है? तो ये नंबर वन ये कंफर्म कर देगा कि सेठी साहब ने इस तरह की कोई बात की है, और सेकेंडली अगर की है तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ जाता कि आपकी अपनी ज़ात पे कोई अगर उसने कोई कदम या कोई सवाल उठाया या कुछ किया है, तनकीद की है, आप बहैसियत चेयरमैन पीसीबी उसकी हमारा जो है
राब्ता कादिर के साथ जो है यहाँ पे मुनक़ता हो गया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉचिंग, आई वाज लिसनिंग टू अ ट्विटर थ्रेड, किसी ने ये बनाया था और मैं जब इसको सुन रहा था तो मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। और कादिर से अगर हमारा राब्ता रहता तो मैं ज़रूर उनसे ये बात पूछता कि उन्होंने कहा, उन्होंने चेयरमैन पीसीबी के ख़िलाफ़ बात करने की बात नहीं, उन्होंने कहा जी मेरे ख़िलाफ़ वो बातें करता था और जी हमने तो जी चीज़ें रोक दी हैं और ये कर दी हैं। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि अगर ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो फिर क्या होती है कि आपकी ज़ात के ऊपर किसी ने कुछ किया और आप चेयरमैन पीसीबी की पोजीशन पे आके, या जो भी पोजीशन है, जो भी इसका भला सा नाम है, उस पे आके किसी की पेंशन वगैरह और या पता नहीं जो सिलसिला है वो रोक देते हैं। बहरहाल जी हमारे क्रिकेट हमारे मुल्क के निज़ाम का है इशू, अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन फिर भी चलें जी, ये है सूरत हाल इस वक्त। और न्यूजीलैंड के मैच पर भी ज़रा नज़र डालते हैं। 117 रन बना लिए हैं, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लेकिन रन्स रुकने की जो रफ्तार है वो नहीं थमी है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें हॉकी वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, जिसको भी हम लाइव फॉलो कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बढ़त, अपनी लीड को इस वक्त बरकरार रखा हुआ है। वी आर इनटू द लास्ट 4 मिनट्स ऑफ दिस मैच। 4-3 से ऑस्ट्रेलिया इस मैच में इस वक्त लीड कर रहा है। कादिर हमारे साथ वापस आ गए हैं। कादिर मैं समझ रहा था कि अब बस शायद कादिर चले गए, लेकिन खैर कादिर, वो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि क्या सेठी साहब ने वाकई इस तरह की कोई बात की है कि किसी खिलाड़ी की उन्होंने जो है वो मेरे खिलाफ बातें करता था तो मैंने उसकी जो तनख्वाह वगैरह या जो पेंशन वगैरह वो रोक दी है? कुछ इस तरह की बात हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल, देखें हुई है और उन्होंने कहा है कि जो उनका इशारा सरफराज नवाज की तरफ था कि काफी तनकीद करते रहे और उनको पेंशन भी जो है वो रोकी थी और उसके बाद जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है उन्होंने साइन नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मैं इस तरह की जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट साइन नहीं करूंगा, तो इसलिए हमने जो है वो कार्रवाई की है। और उनका इशारा सरफराज नवाज की तरफ था, जो काफी इशू भी डेवलप हुआ था। और अभी देखें आप, रमीज राजा जो हैं उन्होंने भी अपना जो कोड ऑफ कंडक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो साइन तो कर लिया है, और लेकिन अपने जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है उस पर अभी तक तनकीद उनकी जारी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल उनको अच्छी तरह वॉच कर रहा है और तमाम तर चीजें उनको देख रहा है, उनकी देख रहा है यूट्यूब चैनल की भी, और तमाम तर तनकीद भी देख रहा है। तो उनका इशारा एक तरफ तो सरफराज नवाज की तरफ था और दूसरी तरफ जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट का जो इशारा था वो रमीज राजा की तरफ था कि आप जो कोड ऑफ कंडक्ट साइन कर चुके हैं और 1,54,000 पर मंथ जो आपकी अब जो पेंशन जाया करेगी, उसकी वजह से आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर या चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करने का हक नहीं रखते। राइट। अच्छा, इसके अलावा कादिर, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से भी सुनने में आ रहा है कि जी खतूत बिलाखिर लिख दिए गए हैं, बिकॉज अभी कुछ दिनों पहले राशिद लतीफ़ ने एक ट्वीट किया था जिसपे शकील शेख ने आके उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया था। खैर एनीवे राशिद भाई एसेंशियली बात ठीक ही कह रहे थे कि अभी तक पीसीबी की जानिब से कोई स्टेप सही मानों में लिया नहीं गया है, लेकिन अब ये पता चला है कि खतूत लिख दिए गए हैं काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्ट्स को। ये बात मेरे ख्याल से आई थिंक इस पर ट्वीट भी किया है शकील शेख साहब ने, सॉरी। और एनी आइडिया किन किन को ख़त लिखा गया और रिस्पांस वगैरह कब तक आ जाएगा? ये क्या टाइमलाइन दी गई है उनको? गुज़श्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी साहब की, उन्होंने उससे सवाल भी हुआ था डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली के तौर पर। तो उनका ये कहना था कि काफी मुश्किल है और तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ख्वाहिश का उन्होंने इज़हार किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आएंगे, और उनको कहा भी गया, हदायत भी की गई है कि आप जो है वो अपने अपने जो टीमें हैं उनको रेडी करें और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो आपको मदद चाहिए होगी वो हम देने को तैयार हैं। आपने देखा होगा कि दो रोज कबल जो है वो राशिद लतीफ और शकील शेख साहब जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं उनके दरमियान भी काफी हुई थी बहस ट्विटर पर, जिसके बाद जो है वो शकील शेख ने कहा था कि अगले हफ्ते लेटर लिख दिए जाएंगे। तो इस वजह से अब जो है वो हमें खबर मौसूल हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 27 डिपार्टमेंट्स को क्रिकेट टीम्स बनाने के लिए खत लिख दिया है और पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ने पीसीबी के आइन 2014 के मुताबिक ये खत लिखे और पैटर्न इन चीफ वजीर आजम शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर डिपार्टमेंट्स को दरख्वास्त की गई है कि अपनी टीमें जो हैं उनको बहाल किया जाए, अपने डिपार्टमेंट जो है उनको बहाल किया गया। और पीसीबी ने महकमों को आने वाले सीजन में उनकी जल्द से जल्द शिरकत की तस्दीक करने की भी दरख्वास्त की है, जबकि पीसीबी का ये कहना है कि महकमे जल्द से जल्द जवाब दें ताकि सीजन का कैलेंडर तैयार करने में मदद मिल सके। और जो 27 डिपार्टमेंट्स हैं वो हम अपने जो नाज़रीन है उनको बताते हैं कि उनमें गनी गिलास है, इनकम टैक्स है, के इलेक्ट्रिक है, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, खान रिसर्च लेबॉर्ट्री है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है, उसके बाद उमर एसोसिएट्स है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, पोर्ट कासिम अथॉरिटी है, पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन है,
तो ये इनके ये जो डिपार्टमेंट थे इनको कहा गया, उसके साथ साथ सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, सुई सदर्न गैस कंपनी, वापडा और ZTBL को भी टीमें बनाने की दरख्वास्त की गई है। तो आप ये देखिए कि ये गुज़श्ता हफ्ते तक जो ये बहस चल रही थी वो अब दम तोड़ चुकी है और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी साहब की हदायत पर ये तमाम तर 27 डिपार्टमेंट्स को खत लिख दिए गए। उन्होंने गुज़श्ता रोज भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 2 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें रिफ्यूज किया है और कहा है कि हम जो है वो ये टीमें हमारे लिए बनाना बहुत मुश्किल, अलबत्ता जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। चलें, दैट इज ग्रेट न्यूज़। और जाते जाते आखिरी सवाल कादिर, मिकी आर्थर, तो ऐसा लग रहा है कि सेठी साहब अब उनको लाकर ही रहेंगे बहुत। अब तो उनकी आवाज़ में, कल मैं वो सुन भी रहा था, काफ़ी कॉन्फिडेंस भी अब तो छलकने लगा है कि जी आर्थर को शायद वो लाने में कामयाब हो जाएंगे एक बार फिर से पाकिस्तान। देखिए, मिकी आर्थर जो है उनके हॉट फेवरेट हैं नजम सेठी साहब के, और उन्होंने ये बारहा मरतबा कल भी कहा कि उनके साथ उनका चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ। अलबत्ता उनकी डिमांड भी है कि मुझे ऐसी टीम पाकिस्तान की चाहिए, मैं खुद टीम बनाऊंगा, और उनको हमने कहा है कि आप अपनी टीम खुद बनाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है, हमारी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। जिस पर जो है वो उनका कहना था कि चंद रोज में, और ये चंद रोज का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि आइंदा आने वाले चंद रोज में आप लोगों को ये खबर मिलेगी कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच मिकी आर्थर अब पाकिस्तान बन चुके हैं और वो अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे पाकिस्तान आकर। तो अभी इस हवाले से जो है वो मिकी आर्थर जो है उनका वहां पर बरतानवी मीडिया में ये कहना है कि साबिक जो कोच है मिकी आर्थर, उनके लिए सूरत हाल मुश्किल होती जा रही है और हेड कोच की हैसियत से डर्बीशायर के साथ 2025 तक उनका मुआहदा है और उनके ही डर्बीशायर का हेड कोच रहने की तवक्को है। तो ये बरतानवी मीडिया तो अभी तक ये चला रहा है, और आज उनकी जो रिपोर्ट है वो ये है, लेटेस्ट के नजम सेठी ने जो बयान दिया वो गलत है, जबकि जो डर्बीशायर है उनके हेड कोच के लिए मिकी आर्थर ही रहेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच कादिर। बहुत तफसील से कादिर के साथ हमारी बातचीत हुई कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सेठी साहब की, और ये आखिरी जो पॉइंट था डर्बीशायर ने क्लैरिफाई कर दिया है कि मिकी आर्थर इज़ देयर हेड कोच टिल 2025। सेठी साहब कहते थे 90% हो गया है सिलसिला। चलो 50% कहते थे तो हम मान जाते कि भाई हम मान गए हैं, वो अभी तक नहीं माने, लेकिन 90% इज़ अ बिग नंबर। जाते आते फुटबॉल की आपको अपडेट दें, अभी थोड़ी देर पहले उज़ैफा बता रहे थे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का चैलेंजर कप का आगाज़ हो गया है, और इस मैच में, पहले मैच में पाकिस्तान नेवी ने पाकिस्तान पुलिस को शिकस्त दी है 1-0 से। और इसी अपडेट के साथ वक्त आ गया आप लोगों से इजाज़त ली जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेम सेट मैच। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात कल शाम एक बार फिर होगी। विशिंग यू अ वंडरफुल इवनिंग एंड अ वंडरफुल डे है। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।